देखो, मैं एक केस लड़ रही थी वसई में। मेरी मैं वाइफ के लिए थी एज़ एन एडवोकेट। मैंने पूरी केस की तैयारी की, उसको कोर्ट ने ₹5000 का महीने का मेंटेनेंस भी दिलवाया था। कोर्ट ने मुझे क्या बोला कि इसका मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। उसने मुझे कान में आके बोला कि मैडम मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट्स बनाए थे, मैंने पूरा केस स्टडी किया था और मैं वहाँ पे मैं शॉक्ड हो गई कि इतना मेहनत करने के बाद मैंने भी क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि मैं नई थी प्रैक्टिस में, आई वाज़ न्यू। उस टाइम से मैंने हर किसी महिला को बोला, शादी में कितना पैसा खर्च करते हो? खुद के लहंगे पे कितना पैसा खर्च करते हो? गहनों पे? कुछ भी करो, पर खुद का मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ। देखो, आज एक पर्सन है ना, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 2-2 3-3 शादियाँ कर रहे हैं, 2-2 3-3 अफेयर्स कर रहे हैं। एट द मोमेंट जब ये तय होगा या ये टाइम आएगा कि इसकी रियल बीवी कौन है, एक पर्सन के 4 सर्टिफिकेट नहीं हो सकते। हाय गाइस। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि ये पहला एपिसोड है जो मैंने एक्चुअली शूट किया था। वेल, एडवोकेट स्नेहा दीक्षित जो कि मुंबई से है और 11 साल का उनका एक्सपीरियंस है मैट्रिमोनी एंड क्रिमिनल केसेस में। बट उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट भी है जो कि अवेयरनेस सेशन लेना, स्पेशली फॉर वुमेन। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन पैक एपिसोड है। इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिएगा। एंजॉय द पॉडकास्ट नाउ। वेलकम स्नेहा टू ए टिपिकल गिग पॉडकास्ट। मुझे याद है कि जब मैंने आपको पहले अप्रोच किया था इस पॉडकास्ट के लिए, तो आपने मुझे इमीडिएटली बोला था कि वुमेन राइट्स को लेकर हम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अभी इतने सारे महिलाएं हैं भारत में जिनको अपने राइट्स के बारे में आइडिया नहीं है। स्नेहा, सबसे पहले आपको चैनल को थैंक यू कि आज आपने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। और मेरी जो प्रैक्टिस है, वो स्पेशली महिलाओं के लिए है। उन्हें अपने लॉज़ का एक अवेयरनेस हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि सभी महिलाएँ एडवोकेट्स बनें, नहीं तो फिर हमारे पास कुछ काम नहीं बचेगा। बट द थिंग इज़ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, सिंपल, कोई बड़ा क्राइम होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, मैं कोर्ट में जाऊँ, मैं वकील के पास जाऊँ, मैं महिला आयोग के पास जाऊँ। लेडीज़ को वो बातें समझ में नहीं आती। तो ये एक बेसिक जानकारी होना, मैं कहती हूँ, यही काफ़ी है आज की महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सोशल मीडिया पे हैं। हमारे लिए एक लॉ को अंडरस्टैंड करना, मैं प्रोसीजर वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक लॉ को अंडरस्टैंड करना आसान है। आप यूट्यूब भी चालू करोगे, आज हमको पूरा ज्ञान अपने यूट्यूब पे मिल जाता है, राइट? लेकिन आज एक एरिया ऐसा भी है कि महिलाओं को कायदे, कानून कुछ पता नहीं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बेसिक नॉलेज हो कि हमारे पास हाँ, मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि मुझ पे हैरेसमेंट हो रहा है या घरवाले परेशान कर रहे हैं या मुझे कोई एक पर्सन है, मेल पर्सन है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, वो मुझे गंदे टेक्स्ट कर रहा है, गंदे एसएमएस भेज रहा है या मैं कहूँगी आज हमारा ज़माना, हमारा जनरेशन लिव इन रिलेशनशिप का है। तो लिव इन रिलेशनशिप के में जो औरत है, जो रह रही है, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, तो उसके लॉ क्या है? अगर अचानक से रिलेशनशिप खत्म हो गया, राइट? तो वो क्या करेगी? क्योंकि वो लीगल वेडेड वाइफ नहीं है। आप अंडरस्टँड करो, की एक बायको असणं आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमधली महिला असणं, या 2 गोष्टींमध्ये खूप फरक आहे. पण कोर्टाने सांगितलेलं आहे, की ती महिला है। वो महिला है, तो उसको भी राइट है। अगर वो 3-4 साल एक एक रूम में ॲज अ हस्बंड के सा मतलब तो माझा नवरा आहे, इस अझम्पशन में अगर वो रह रहे हैं, राइट?
क्योंकि वो हस्बैंड क्या बोलेगा, "अरे हमारी शादी कहाँ हुई है?" एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट या जो भी लीगल। तो वो महिला क्या करेगी? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हर औरत को अपना लॉ पता होना चाहिए, ताकि वो कहीं पे लोगों को लगता है कि अरे आसान है, वुमन को फँसाना, वुमन को डिसग्रेड करना, इंसल्ट करना बहुत आसान है, पर ऐसा है नहीं। इस वहम में ना रहें। नारी शक्ति की बात ही कुछ अलग है, नहीं? तो ये वुमन राइट्स है और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लेडीज़ आए और मैं उसके केस दाखिल करूँ। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना 2 वर्ग हैं स्नेहा। एक महिलाएँ ऐसी हैं, एक गट कि बहुत हाई प्रोफाइल काम करते हैं वो लोग, जिनको पगार बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा एक एरिया ऐसा भी है, जिनको महीने के 5,000, 2,000 इतना ही इनकम है। तो हमारे पास कैटेगरी है ना वुमेन्स की, वो अलग-अलग है। आज मैं एडवोकेसी के साथ महिलाओं को ये भी बताती हूँ कि आप कमाओ, क्योंकि बीच में हस्बैंड अगर चला गया, तो वो लेडीज़ की हालत बहुत बुरी होती है। ना वो माँ-बाप के पास रिटर्न जा सकती है, ना सास-ससुर अगर कोऑपरेट नहीं करे, तो तिचं लाईफ पूर्ण उद्ध्वस्त होतं. इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगी मैरिज सर्टिफ़िकेट। मैं उस पे आऊँगी, बताऊँगी आपको। लेकिन एक बेसिक लॉज़ उन्हें पता होना हर महिला को ज़रूरी है। ओके। तो ये जो महिला के राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या-क्या महिला के राइट्स होते हैं? देखिए, हमारे पास है कि जैसे अगर हम एक फैमिली कोड देखें, जैसे कि जो बांद्रा में है, थाना में मतलब घरेलू, जो फ़ैमिलियर है, शादी के बाद के भी लॉज़ हैं, शादी के लिए लॉज़ हैं, राइट? तो उसमें मैं कहूँगी मेंटेनेंस लॉ होता है। मतलब अगर भरण-पोषण हम जिसको कहते हैं कि एक वाइफ़ है, एक हस्बैंड है, राइट? हस्बैंड की ड्यूटी क्या है कि खाना, कपड़ा, एक घर, ये सब कुछ एक स्मूथली वो प्रोवाइड करे अपने वाइफ़ और अपने बच्चों को, ठीक है? अगर किसी बहाने उनमें झगड़ा हो गया, किसी बहाने वो पति छोड़ के चला गया या उसने और कुछ एक अफ़ेयर कर लिया और लीगल वेडेड वाइफ़ को अगर ये भरण-पोषण उसको नहीं मिल रहा है, मतलब हर रोज़ के खर्चे का पैसा उसको नहीं मिल रहा है, तो मेंटेनेंस ये उसका अधिकार है, मेंटेनेंस। हुँ? तो 125 सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में 125 में ये होता है कि तुम कोर्ट के पास जा सकते हो। अभी क्या इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट ये कहता है कि आपके हस्बैंड की सैलरी क्या है, राइट? तो क्योंकि सैलरी के जितना हस्बैंड कमाएगा, उतना ही उसको लेडीज़ को वो दे पाएगा। चाहे आदमी कमा रहा हो या नहीं हो, बीवी को पालना, बीवी को ये रोज़मर्रा के पैसे देना, ये उसकी ड्यूटी है. तो 125च्या अंडर ती मेंटेनन्स मागू शकते. ठीक है? अब दूसरा आता है कभी-कभी की जिस घर में वो रह रही है, म्हणजे लग्न झाल्या-झाल्या ती ज्या घरामध्ये आली, वो हुआ उसके हस्बैंड का घर, राइट? अगर इन बिटवीन चलो उनमें झगड़े हो गए, बहुत हिंसा हो गई, क्रूएल्टी हो गई, तो वो लोग क्या कहते हैं, "अरे! तू यहाँ से छोड़ के चली जा, तू माँ-बाप के घर जा, तुरंत।" लेकिन एज़ एन एडवोकेट मैं ये हमेशा लेडीज़ को कहती हूँ कि तुम सहो मत, उस घर में तकलीफ सहो मत तुम, लेकिन हाउ टू टैकल, क्योंकि एक बार तुम किसी भी जगह से निकल गए ना, तुम अपनी कीमत छोड़ गए वहाँ पे, है ना? अगर तुमको ससुराल में कीमत नहीं हो रही, तुम हेल्प लो। क्या करो, पुलिस में कंप्लेंट करो जाके, यू नो किसी लॉयर के पास जाओ, हेल्प लो। हेल्प लेना कभी भी गलत नहीं है। कितनी सारी लेडीज़ हैं जो हेल्प ही नहीं लेती, उनको पता ही नहीं है, सहती रहती है। क्यों अबला बनना है हमें? आज की तारीख में मुझे ऐसे बोलना है कि कोई लेडी को अबला बनने की, विक्टिम बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा ओपननेस, थोड़ा मैं कहूँगी बोल्डनेस हर औरत में होना ज़रूरी है, अगर आपको अच्छी लाइफ़ जीनी है तो।
अच्छा, अब ऐसा भी है, आज की दुनिया में ऐसा भी है कि लेडीज़ मिसयूज़ बहुत करती हैं अपने कायदे-कानून का। ये भी केसेस हैं, बहुत मिसयूज़ मतलब जैसे कि मैं कहूँगी सास-ससुर के अगेंस्ट अ, गलत एलिगेशन लगाना, गलत आरोप करना, हस्बैंड पे ऊपर गलत आरोप करना। लेकिन आज का ये टॉपिक हमारा इसके ऊपर नहीं है। सच में जिनको ज़रूरत है उनके लिए। तो पहले मैंने बताया कि 125 का मेंटेनेंस का लॉ है। दूसरा है कि आप जिस घर में मैट्रिमोनियल मतलब मेरे हस्बैंड के घर पे तो वो मेरा घर हुआ। तो कितनी भी चाहे हिंसा हो, तकलीफ हो, आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, ताकि उसी घर में आप अच्छे से रह पाओगे। मैं ये क्यों कह रही हूँ स्नेहा? क्योंकि औरत के पास दूसरा फिर घर नहीं होता। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो जाएगी कहाँ पे? माँ-बाप के घर जा नहीं सकती, अपने इस घर में रह नहीं सकती क्योंकि उसको टॉर्चर होता है। तो और बदतर हो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी लेडीज़ को कमाना चाहिए। एटलीस्ट वो रेंटेड घर लेके अपना गुज़ारा कर पाए, राइट? तो मैं कहती हूँ कि उस घर में तकलीफ़ हो रही है आपके मैट्रिमोनियल घर में, तो आप कंसल्टेशन लो एडवोकेट का या पुलिस स्टेशन में जाओ। महिला कक्ष में जाके आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया एक पनिश लेडीज़ के लिए एक बीच में दीपिका पादुकोण का एक पिक्चर आया था एसिड अटैक के लिए, है ना? तो वो मैं थोड़े क्रिमिनल सेक्शंस थोड़े हैं जो कि अभी की जो जनरेशन है, उसके लिए मैं कहना चाहूँ क्योंकि अभी की महिलाएँ बहुत बड़े पैमाने पे घर के बाहर काम करती है, बहुत बड़े पैमाने में। आज हार्डली कोई वुमन है जो घर में बैठे हैं, राइट? लेकिन आज आप मेरा भी ऑफ़िस जहाँ पे वहाँ पे मैं कहूँगी अनएजुकेटेड लेडी भी कमाती है। चाहे वो झाड़ू-पोछा करे, चाहे खाना बनाए, राइट? तो क्रिमिनल सेक्शन में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगी यहाँ पे, कि यहाँ पे है कि अ, अगर एसिड अटैक किसी पे होता है, राइट? तो वो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंडर सेक्शन 326 ए एंड सेक्शन 326 बी इसके अंदर आता है, जिसमें अगर आप पार्शियली भी आपको तकलीफ होती है या कभी-कभी पूरा भी अगर आपका फेस कहो या कोई बॉडी का पार्ट भी अगर जल जाता है, तो जो पर्सन है, एक्यूज़ है, अगर वो पकड़ा गया, तो उसे 10 साल की सज़ा होती है। तो ये एक महिला को अधिकार है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो अ, पुलिस स्टेशन जाके या ऑब्वियसली उसको उनको हेल्प मिलती है, हॉस्पिटल से या पुलिस से, राइट? दूसरा बड़ा सेक्शन में यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि रेप रिलेटेड जो है, रेप रिलेटेड मैं थोड़े क्यों यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि आज की कोर्ट एक सेशंस कोर्ट में जहाँ पे रेप केसेस चलते हैं, वहाँ पे अभी कोई ऐज नहीं बचा है। वहाँ पे छोटी बच्ची से लेके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऐज वहाँ पे रेप्स होते हैं। तो ये कोर्ट केसेस या इसके लिए क्या-क्या पनिशमेंट्स हैं, या हम क्या कर सकते हैं? अभी मैं कहूँगी कि इसमें बदलाव बहुत है, अमेंडमेंट कहते हैं ना हम जैसे, कि लॉ में बाबा बदलाव आया है। तो वो क्या आया मैं आपको थोड़ा-थोड़ा मैं ज़्यादा सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँगी कि अगर 375 या 376 ये हमारे इसे इंडियन पिनल कोड के अंदर ये 2 सेक्शन आते हैं। ये नंबर्स हैं, आप चाहे तो बाद में गूगल करके एक नॉलेज ले सकते हो, राइट? तो 376 ए है, जिसमें अगर अ, देखो वाइफ़ के ऊपर भी रेप होता है, लेकिन कोई वाइफ़ आके बोलती नहीं है। लेकिन लॉ ने उसे भी प्रोटेक्ट किया है। सेक्शन 376 ए अगर कोई पर्सन हस्बैंड अगर अपने वाइफ के ऊपर रेप करता है, कब? जब कोर्ट ने उसको परमिशन दी है कि तुम सेपरेट रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका डाइवोर्स चल रहा है और कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी है कि तुम अभी अलग-अलग रहो, एक घर में नहीं। तो तुमको ये जो सेक्सुअल रिलेशन है, वो बनाना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने डाइवोर्स फाइल किया है और मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ एन्जॉय करूँ, राइट? तो सोच समझ के ये लॉज़ बनाए हैं और इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे सेपरेशन के टाइम पे अगर कोई हस्बैंड फ़ोर्सफुली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ़ के साथ, तो वो रेप कहलवा जाएगा। येस। देन दूसरा है 376 बी उसमें है कि पब्लिक सर्वेंट। अभी
गवर्नमेंट में भी बहुत सारी महिलाएं काम करती है, राइट? बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करती है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन लेडीज़ के साथ या कोई वुमन के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है फ़ोर्सफुली, तो 376 बी के अंडर उसको रेप चार्जेस लगाया जाएगा और उसको भी 5 साल की पनिशमेंट होगी। तो काम के टाइम पे मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आप घर में ही हो, नहीं। आप जब भी बाहर भी रहोगे, तो ये लॉज़ आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट एक बेसिक कि पुलिस स्टेशन में जाके आप मुँह तो खोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, राइट? तीसरा है 376 सी इंटरकोर्स बाय सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल रिमांड होम। अब जैसे मैंने कहा स्नेहा कि बहुत सारी छोटी लड़कियां या अंडर 18 एज में जो है, अगर उनसे कोई गुनाह हुआ है तो उनको रिमांड होम में रखा जाता है, राइट? या छोटी बच्चियां हैं उनको जेल में रखा जाता है। तो तुम ऐसा मत समझना कि सभी लोग वहां पे सिक्योर हैं। अगर जेल के किसी पर्सन ने भी अगर फोर्सफुली इंटरकोर्स किया एक छोटी बेटी के लड़की के साथ, तो 376 सी के अंडर उसको रेप कहलवाया जाएगा। मथुरा केस में यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मथुरा केस इसमें बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था। जो जेल में जो मतलब एक छोटी लड़की थी और वो किसी के साथ भाग गई थी, तो उसके भाई ने कंप्लेंट की, तो रात को उसको जेल में लाया गया और भाई को भेज दिया बाहर कि तू जा, सुबह आ जा। हाँ? और पुलिस के 2 कांस्टेबल ने पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट बंद करके वो दोनों भी दारू पिए थे, उन दोनों ने भी, पुलिस वालों ने, और उस मथुरा के ऊपर रेप कर दिया, राइट? तो ये जब भी ऐसी कोई घटनाएँ समाज में होती है, तभी लैंडमार्क जजमेंट आते हैं और फिर ये अमेंडमेंट्स होते हैं लॉ में। कि ऐसे मत समझना कि तुम जेल में हो मतलब तुम सिक्योर हो, इस वहम में मत रहना। अगर वहाँ पे भी कुछ हो रहा है, तो उसकी पनिशमेंट है। वो पुलिस को भी है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल में जो है उनको भी है, जो हायर पोस्ट पे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे वो मेरे कस्टडी में है, तो मैं उसका मिसयूज़ कर लूँ। इसलिए ये लॉ बनाए गए हैं, राइट? और चौथा है 376 डी गैंगरेप। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक से ज़्यादा पब्लिक या एक से ज़्यादा पर्सन अगर रेप करते हैं तो वो गैंगरेप कहलवाता है और उसको 20 साल की सज़ा है, राइट? अभी 376 ई है कि पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अभी कुछ ऑफेंडर्स रहते हैं जो कभी सुधरते नहीं हैं, उनके लिए वो हैबिचुअल, हम उनको लॉ की भाषा में हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। कि वो सुधरते नहीं है, उनकी पनिशमेंट 7 साल की भले ही खत्म हो चुकी हो, वो वापस रिपीट करते हैं, क्योंकि शायद उनका एनवायरनमेंट ही वैसा रहता है। तो उन्होंने अगर किया तो उनको डेथ होने तक उनको जेल में ही रखा जाता है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ? आज की जनरेशन जो है, मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगी कि जब मैं मेरे एसएनडीटी कॉलेज में ये सेशंस देने जाती हूँ, तो लड़कियाँ थोड़ी मुस्कुराती हैं, थोड़ी शर्माती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे! मैं प्यार में हूँ, मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, तो अगर मैंने ये कॉमन हो गया है आजकल के ज़माने में कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और ये, लेकिन बात ऐसी है कि 18 के अंदर अगर वो लड़के ने अगर किसी लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ किया और वो प्रेग्नेंट रह गई, राइट? और उसने पुलिस स्टेशन में अगर खुद का बयान ऐसे दे दिया कि हाँ, ये इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, तो वो लड़के का पूरा लाइफ खत्म हो जाता है। क्या होता है ना, उस टाइम पे उनको समझ नहीं रहती, वो एज में। उनको लगता है कि मैं प्यार में हूँ, उन दोनों को लगता है। लेकिन जब पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं लड़की के और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, तो फँसता कौन है? वो लड़का फँसता है। आज 1-2 केसेस हैं, जहाँ पे 6-6 महीने उस लड़के की गलती नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे वो दोनों का भी कंसेंट था। लेकिन आज लड़की क्या स्टेटमेंट दे रही है? मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई। तो फँसा वो लड़का। तो इसीलिए मैं अलर्ट करती हूँ हर लड़की को कि आज आप जो भी कर रहे हो, आपको सेंस होना बहुत ज़रूरी है। मज़े के लिए किसी की लाइफ़ आप बर्बाद मत करो। क्योंकि रेप चार्जेस में अगर किसी को लगते हैं, तो उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ पे जेल में डिस्ट्रॉय होती है। अब आगे मैं कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबको पता है कि 498 ए,
ये कॉमन है 498 है। अगर आप कि महिलाओं को जो स्पेशली शादीशुदा है, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के साइड से जो रिलेटिव्स है, फिर उसमें अ, सास ससुर आ गए, उनके रिलेटेड कोई उनके ब्रदर या उसकी सिस्टर, तो इन सभी के लिए 498 ए है, जिसमें वो जो वाइफ है, वो पुलिस स्टेशन में जाके 498 के अंडर क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है, वाइफ। ताकि एक कंप्लेंट होने के बाद उसकी इंक्वायरी होती है, सबको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। वो कंप्लेंट में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियसली कहा कि आज मिसयूज़ करने वाली भी औरतें हैं, राइट? तो इसकी पूरी जानकारी के लिए अभी कोर्ट ने पुलिस स्टेशन को भी एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है कि कोई भी औरत रोते-रोते आई, तो तुरंत आप सामने वाले को टॉर्चर करना शुरू मत करो या उनकी इंक्वायरी मत, पहले खुद देखो। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा रहता है, स्नेहा। किसी भी केस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो इन सबकी पूछताछ करता है कि हाँ, इस लेडी को ऐसी तकलीफ है क्या? क्या इसने कितनी इसने एनसी फाइल की? जैसे मैंने कहा कि औरतें कुछ करती नहीं है। आप एक सिंपल सी एनसी दाखिल कर सकते हो पुलिस स्टेशन में। आप एक कंप्लेंट लिख सकते हो। जैसे मेरे पास लेडीज़ आती है, मैं उनको बोलती हूँ अपनी स्टोरी खुद लिखो। तुमको क्या हो रहा है? क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलता है। तुम्हारे इमोशनल चीज़ों पे या इमोशनल स्टोरी पे कोर्ट नहीं चलता। कोर्ट चलता है तुम्हारे पास एविडेंसेस क्या है। अगर तुमको आज तकलीफ हुई है ये टाइम पे, आज तुमको एक थप्पड़ मारा है, तो तुम्हारे पास क्या सबूत आहे? आज तुमको तुम्हाला शारीरिक मारहाण झाली आहे, तर तुम्ही हॉस्पिटलला गेले का? कितनी सारी महिलाएं जिनको बहुत मारा पीटा जाता है, राइट? लेकिन वो हॉस्पिटल में जाती नहीं है। तो क्या होता है ना, वो एविडेंस मिट गया, राइट? वो एविडेंस खत्म हो गया। फिर उसको प्रूफ करने के लिए 10 गुना ताकत लगानी पड़ती है। तो सिंपल चीज़ है ना, अगर तुमको वायलेंस हो रहा है, तो आजू-बाजू की मदद लो। अभी तो हमारे पास अच्छे-अच्छे मोबाइल्स है, यू कैन रिकॉर्ड इट, फ़ोटो खींचो और जो डॉक्टर तुमको चेक करने वाला है, उसे सही बताओ कि ये ज़ख्म मुझे क्यों हुआ है। महिलाएँ ये बताती नहीं हैं। महिलाएँ बताती है मैं ऊपर से गिर गई, तो मुझे लग गया। बल्कि ऐसा होता है कि हस्बैंड ने पीटा है। तो वुमेन्स राइट का मतलब क्या है? वुमेन्स राइट बनाए हैं, पर तुम ही जाके झूठ बोलोगे, तो डॉक्टर रिपोर्ट कैसे देगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर केस है ना, उसका हर एक पहलू, हर एक पेपर इम्पोर्टेंट है। आज डॉक्टर ने दिया हुआ जो डिस्क्रिप्शन है कि इस लेडीज़ की आँख जो है ना, वो रेड क्यों हुई? या इस महिला के हाथ को ये चोट कैसी पहुँची? तो ये जब तुम्हारा केस चलेगा, तब ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होता है। तो लेडीज को लगता है कि जाने दो मैडम, मैं उनको चांस दे रही हूँ, चांस दे रही हूँ, लेकिन चांस देते देते बहुत साल बीत गए। तो ये कहना है, राइट? अब एक सेक्शन है जो महिला के लैंगिकता से रिलेटेड है, राइट? एक दो तीन सेक्शंस है, मैं कहना चाहूंगी। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, सेक्शन 354, राइट? मतलब कि ये जो 354 ये जो सेक्शन है, उसमें ए बी सी डी बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन सबका मैं कहूंगी एक एम क्या है कि अगर किसी ने उसको जबरदस्ती की, राइट, कि भाई तू कपड़े उतार, राइट, ऐसे फोर्स होता है। देखो, हम इस समाज में रहते हैं, हमारे साथ होता नहीं तो हमें लगता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल है, इसीलिए सेक्शन बनाया गया है, राइट? कभी ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना कि उसको समाज में शर्म आए, कोई गाली गलौज देना, किसी को गुस्से में आकर किसी के शरीर को हाथ लगाना। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगी कि एक बड़े ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी एक कलीग को एक पार्टी में इनविटेशन दिया, राइट? उन्होंने बुलाया तो वो आई भी, क्योंकि हमारे सीनियर ने बुलाया है इसलिए। आने के बाद पार्टी में डांस चल रहा था।
तो उन्होंने बोला कि चलो हम डांस करते हैं, लेकिन वो शी फील ऑकवर्ड कि मैं इनके साथ डांस कैसे करूँगी? तो वो सर ने अंडरस्टैंड कर लिया कि चलो ठीक है। तो उनकी इच्छा ये हुई कि वो मेरे पास में बैठे। मैं इसके रिलेटेड ही केस बता रही हूँ। एक स्टोरी के रूप में बता रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट लगे। अब उसने जैसे ही चेयर खींचा उसके पास में, सर के पास में, तो उसे और ऑकवर्डनेस आया कि आप मेरे सीनियर हो और हम पार्टी में हैं, जहाँ पे 100-200 लोग हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बट को हाथ लगाया और वो ऑफेंड हुई। अब उसने इस सेक्शन के अंडर वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज किया और उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई। तो ये उदाहरण मैं दे रही हूँ कि कभी-कभी हम कहते हैं ना कि मज़ाक-मज़ाक में हम ऐसे, लेकिन महिला के शरीर के साथ छेड़छाड़ करना या उसकी लैंगिकता को लेके गंदे वर्ड्स इस्तेमाल करना, ये क्राइम है अंडर लॉ। तो 354 जो मैं कह रही हूँ, वो लैंगिकता से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि उसकी जो मैं कहती हूँ एक महिला की जो एक शर्म है ना, वो उसका सेक्स आहे, राइट? एक लैंगिकता आपली स्वतःची एक प्रोटेक्शन असतं त्याला. तर त्याच्याशी कोणी छेडखानी केली, तर तो गुन्हा मानला जातो, राइट? अ, उसके आगे है सेक्सुअल हैरेसमेंट। जैसे हम मैं कह रही थी, अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्कप्लेस में भी होती है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक अलग लॉ भी है। दोनों यही है कि गलत एसएमएस आपको भेजना, पोर्नोग्राफी के वीडियोज़ आपको भेजना या सेक्सुअल फ़ेवर माँगना, जबकि आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो, एक महिला। और ये सारे कायदे जो मैं बता रही हूँ, वो स्पेशली महिलाओं के लिए ही हैं, राइट? तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। और 2 यहाँ पे मैं लास्ट में बताना चाहूँगी, जो स्पेशली आज की जनरेशन में है और ये हुए आफ्टर निर्भया के रेप केस के बाद, अमेंड हुए 2। एक है वोयरिज़्म, सेक्शन 354 सी। अभी वोयरिज़्म मतलब क्या? कि आज जैसे कि ये रूम है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ या कोई महिला बाथरूम गई है, उसे पता है कि वो अकेली है, लेकिन कोई उसे स्टेयर कर रहा है, कोई उसको उसके फ़ोटो ले रहा है, राइट? कोई कैप्चर कर रहा है और बाद में पब्लिकली उसने स्प्रेड कर दिए। तो ये कानूनी गुनाह है। क्योंकि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, है ना? जैसे हम हमारे अंदर के कपड़े भी ठीक-ठाक करते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, हम यूरिन करते हैं, व्हॉटएवर जहाँ पे एक औरत को पता है कि मैं अकेली हूँ, उसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मुझे देखे या शायद किसी के साथ वो संबंध भी बना रही हो। लेकिन ऐसे प्राइवेट चीज़ें करते वक़्त अगर किसी ने उसके फ़ोटो लिए और वो स्प्रेड किए, राइट? और उसे ये पता चला, तो सेक्शन 354 सी के अंदर वो कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि मेरी प्राइवेट प्लेस में कोई मुझे स्टेयर करे, सिंपल। ये इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब भी आप मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हो, जब भी आप कपड़े चेंज करते हो, आप एक ध्यान रखा करो, क्या किसी ने कैप्चर रखा है, कैमरा रखा है, कोई लंबे से आपको देख रहा है, राइट? तो आप अलर्ट रह सकते हो। राइट? और 354 डी स्टॉकिंग मतलब फॉलो करना, राइट? फॉलो करना, आपने उसे ना कहा है, अफेयर्स के लिए ये होता है आज की जनरेशन में कि बार-बार कॉल करना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकली हो, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो भी आप उसकी कंप्लेंट सेक्शन 354 डी के अंदर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे व्हाट्सएप पे है, आपने उसको ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो परेशान कर रहा है, आपको ईमेल थ्रू, आप परेशान हो चुके हो, तो आप कहाँ जाओगे? और आपको क्या पता होगा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो सिंपल आप पुलिस स्टेशन में जाके ये आप कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे ना हो कि आप इंटरेस्टेड हो और उसे परेशान करने के लिए आपने झूठी कंप्लेंट कर दी। तो ये कुछ सेक्शन मैंने निकाले थे स्नेहा, जो आज हमारे लिए
एक एक सिंपल नॉलेज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है। पॉश एक्ट क्या है? पॉश एक्ट, ओके। सो पॉश एक्ट का मैं पहले फुल फॉर्म बताना चाहूँगी। हम्म। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस एक्ट 2013 में ये आया। अभी ये एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एंड देयरबाय एंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। कायदा बनाने की ये कायदा बना पॉश एक्ट इसीलिए है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे अच्छा वातावरण हो, जेंडर इक्विटी मेंटेन हो और कुछ नहीं है। मतलब अगर समझो एक ब्रांच में या एक ऑर्गेनाइजेशन में 80 पुरुष काम करते हैं और 20 महिलाएं काम करती है, तो उन 20 को तकलीफ ना हो कि अरे 80 जेंट्स हैं, ना वो कहीं मुझे अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट ना करे। तो जहाँ पे हम काम करते हैं वर्किंग प्लेस में, वो अच्छे से रहे। मुझे कोई और अगर समझो वहाँ पे कुछ होता है, जैसे कि मैंने अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट में जो पॉइंट्स बताए, वो सिमिलर पॉइंट्स वहीं पे भी अप्लाई होते हैं। तो एक आईसीसी कमिटी करके वहाँ पे अपॉइंट होती है। जिसी आईसीसी भी मतलब? हाँ, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैं कहूँगी एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयी है, 10 से ज़्यादा, वहाँ पे आईसीसी का कमिटी का होना तय है। अगर नहीं है तो फिर आप खुद एम्प्लॉयर्स कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को अगर कुछ इश्यू आ गया, तो वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। वो पहले जैसे कि हम कहते हैं स्टूडेंट को इश्यू हुआ, तो वो पहले प्रिंसिपल को, पहले तो टीचर है, एक एक कहते हैं ना एक है पोर्टफोलियो है कि बाबा मुझे पहले किसको बोलना है। जैसे कि अगर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो पहले टीचर से बात होती है, टीचर हेडमास्टर से, हेडमास्टर फिर प्रिंसिपल से। तो यहाँ हिरार्की। हाँ, यस। तो यहाँ पे यही है कि पॉश एक्ट में अगर आपको वर्किंग प्लेस में कुछ तकलीफ होती है, तो आप आईसीसी कमिटी वहाँ पे होना है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको सैटिस्फाई आंसर या सैटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिला, देन दिस पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द पुलिस स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड करना है आईसीसी कमिटी को, राइट? यहाँ के जज या मैं कहूँगी यहाँ का कोर्ट आईसीसी है। अगर वहाँ से सैटिस्फैक्टरी आंसर आपको नहीं मिला, तो वो पर्सन खुद अकेले कोर्ट में जा सकती है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी मेरे लिसनर्स के लिए। जिस कंपनी की स्ट्रेंथ 10 एम्प्लॉय से कम है, अगर वहाँ के वुमेन एम्प्लॉय को कुछ कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जा सकती है। और अगर किसी वुमेन एम्प्लॉय को अपने बॉस के अगेंस्ट कंप्लेंट करवानी है, और बॉस का मतलब है कि ओनर ऑफ द कंपनी या तो सीईओ ऑफ द कंपनी, तभी भी वो लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जा सकती है। तो और उसकी मॉनेटरी पेनल्टी 50,000 रुपए है। ये अभी आया है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है, तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना वो एक्यूज को भरना पड़ता है। सो दिस इज द पॉश एक्ट, स्नेहा। आपने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट, अब ये अम्ब्रेला टर्म है। अब इस हम्म। अम्ब्रेला टर्म के अंडर में क्या क्या चीजें आती है, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए आप। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब देखो, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ये जेंडर इक्वालिटी के लिए है, राइट? मतलब यहाँ पे एक वुमन को अगर, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं जो मैंने कॉलेज में दिया था, ओके? इसके अंडर वुमन ही है। उसके मतलब हम अगर कहें कि इस सेक्शन के महत्व क्या है कि सामने वो मेल होना ही ज़रूरी है, राइट? अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि ऑफिस प्लेस में 4 पर्सन बैठे थे। मैं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का एक उदाहरण दे रही हूँ। ये हुआ कैसे? 2 लड़कियाँ बैठी थी और 2 लड़के बैठे थे। हुँ? अब टिफ़िन मतलब लंच टाइम था, राइट? तो एक लड़की ने क्या कहा कि अरे मैंने आज टिफ़िन तो लाया है, पर मुझे बनाना खाना है, ओके? ये शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ और वो कहाँ तक पहुँचती है। लोगों को लगता है कि अरे ये उदाहरण हम क्रिएट करते हैं, नहीं, दिस इज़ द प्रैक्टिकल केस व्हिच आई एम डिस्कसिंग विथ यू, ओके?
एक उदाहरण के तौर पे, ताकि आप भी अलर्ट हो जाओ, ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो वो स्ट्रेच ना हो जाए आगे जाके। तो एक सामने जो 2 लड़के बैठे थे, उसमें से एक ने क्या कहा कि अरे! मेरे पास तो बनाना है, आप खा सकते हो, राइट? तो अब ये कमेंट्स के बाद वो लड़की को बुरा लगा। उसको एक्चुअली वो इमोशनल बहुत ड्रेन हुई। उसको अच्छा नहीं लगा, उसको कंफर्टेबल, क्योंकि वो लंच टाइम पे ना और भी लोग बैठे थे, ओके? तो उसको वो तकलीफ हुई, एक मेंटली एगोनी हुई उसको। अब उसने क्या कहा, उसने कंप्लेंट दर्ज कर दी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, राइट? तो जब कमिटी बैठी तो कमिटी ने क्या ये निर्णय लिया कि प्रैक्टिकली बताइए कि हुआ था। अब लड़का क्या बोल रहा था कि मैंने ये कमेंट जब किया, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि क्राइम होने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका इंटेंशन क्या है। जैसे कि होली में हम खेलते हैं, होली में सब लड़के-लड़की खेलती हैं। अब गलती से एक लड़के ने खेलते-खेलते एक लड़की का दुपट्टा खींच लिया, तो वहाँ पे वो क्राइम हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्या था? हम होली खेल रहे हैं, तो गलती से दुपट्टा खींच गया। तो दोनों को पता है, तो ये सेफ एनवायरनमेंट है कि हाँ, हम होली खेल रहे हैं, धक्का लग गया। जैसे कि मैं तो कहूँगी हर कोई महिला की बस में धक्का लगता है, तो जिनका इंटेंशन नहीं रहता ना, वो तुरंत सॉरी बोल देते हैं और वो हमें समझ में आता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि लड़कियों को सिक्स्थ सेंस रहता है, जो गलत करने वाला है और जो बुरा करने वाला है, राइट? तो वो, तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि अ, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको दुःख पहुँचाऊँ या मैं ऐसा शर्मनाक बात कहूँ कि उससे उसमें लज्जा उत्पन्न हो जाए। तो लड़की ने क्या बोला कि वहाँ पे कोई भी ऐसे केले नहीं थे। तो वहाँ पे वो इंक्वायरी होते-होते बहुत सारे चीज़ें निकली, प्रोसीजर हुआ और उस बंदे को कुछ 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। क्योंकि होता कैसे है स्नेहा कि वो लड़की जब कोई भी इमोशनल रहता है और स्पेशली मैंने जैसे कहा कि हमारी लैंगिकता से रिलेटेड अगर कुछ होता है, तो डायरेक्टली हमारा काम पे, मैंने जैसे कहा ना की आपलं त्याचा परिणाम कामावर होतो, राइट? म्हणूनच इथे एन्व्हायर्नमेंट फ्रेंडली ठेवायला सांगितलंय, की भलेही पुरुष असो किंवा लेडीज असो, तुम्ही इक्वली आहात. याच्यामध्ये काही अ, अ, फरक करण्यासारखं नाहीये. आणि म्हणूनच ह्याच्यामध्ये तू जे म्हणालीस अम्ब्रेला, अम्ब्रेला असं त्याच्या अंडर लेडीजच येतात आणि अगेन्स्ट मेन असतो. या 2च गोष्टी येतात याच्यामध्ये. ठीक है, ये तो हुई अभी वर्क प्लेस की बात। बट कॉलेज के लिए क्या लॉ है? अगर कोई स्टूडेंट को या प्रोफेसर को कोई छेड़े, तो क्या लॉ होगा और कैसा प्रोसीजर होगा? तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जब स्टूडेंट लेवल पे ऐसा कोई कुछ होता है ना, तो मुझे ऐसे बोलना रहता है कि अभी हम भी स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। सबसे पहले है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, सबसे पहले। दूसरा, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, राइट? तो सब कभी-कभी अभी स्कूल्स, मैंने जैसे कहा कि पॉक्सो एक्ट, अभी छोटे लड़के, मैंने तो हाईली एकदम ले लिया रेप का, लेकिन ये छेड़खानी का ही है। तो वहाँ पे भी एक लॉ है कि अभी अगर मैं कहूँगी कि जब भी आप एडमिशन फॉर्म भरते हो ना, तभी वो लॉ लिया जाता है कि बाबा एक वर्ड है त्याला, हैरेसमेंट नहीं, वो तो हाय हो गया। रैगिंग, हाँ, शब्द रैगिंग। याद है, हाँ। किसी भी बच्चे का अगर एडमिशन होता है, तो वो टाइम पे एक रैगिंग ना हो, ऐसे एफिडेविट लिए जाते हैं, राइट? हाँ, तो स्टूडेंट्स को ये समझाया जाता है कि अगर आप ऐसे करोगे, तो उसके हायर पनिशमेंट्स हैं, उसके उसके पैसे के इसमें जुर्माना लिया जाता है, ओके? तो अब ऐसे मेरे पास तो नहीं, लेकिन ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेजेस में, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, वहाँ पे पॉश एक्ट है, लेकिन कॉलेजेस में रैगिंग ना करे इसका एक एफिडेविट वो एडमिशन फॉर्म के साथ ही लिया जाता है। तो अगर कुछ इश्यूज़ हो, तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात कर सकते हो, या प्रिंसिपल के ऊपर एक कॉलेज कमिटी रहती है।
आप वहाँ पे ही कर सकते हो, आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। लेकिन आजकल मैं बताऊँ स्नेहा कि पेरेंट्स इतने अवेयर है ना, कि अगर समझो प्रिंसिपल या कोई टीचर अगर उनके जस्टिफिकेशन में नहीं बात करे, तो पेरेंट्स अभी इतने अवेयर हैं कि वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनके पास दूसरा ज़रिया नहीं है। सी मैंने मैंने जैसे कहा कि अभी किसी की कंप्लेंट करना, अपने लिए आवाज़ देना, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना, ये ईज़ी हो गया है। अभी इतनी कोई मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम बड़ा-बड़ा हाई कोर्ट में जाके केस करो। एक एनसी दाखिल करना ये भी बहुत है। एंड दूसरी बात, अभी रूल्स भी चेंज हो गए हैं। बच्चों को मारना अलाउड नहीं है। आप अगर सब क्योंकि मेरी मॉम जो है वो एजुकेशन फील्ड से ही है। तो अभी बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को चिल्लाना नहीं है। ये रूल्स बनाए गए हैं। जैसे हैं उनको वैसे हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमने बहुत मार खाया है टीचर्स का, बहुत बहुत अपमानित हुए हैं। पता नहीं तभी अगर लॉज़ होते तो हम क्या करते, राइट? तो नाउ इट इज़ वेरी ईज़ी कि आप कहाँ पे कंप्लेंट करो, उन्हें तुरंत बुलाया जाता है। तो जैसे ही ना पुलिस स्टेशन में कोई किसी ने बुला लिया ना, तो आधा उनका उधर ही पानी छूट जाता है। पसीना उधर ही छूट जाता है उनका। ये एनसी क्या होता है? एक एनसी होता है कि एक पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर रहता है, रजिस्टर, जिनमें डेली कुछ कंप्लेंट है, तो आप वहाँ पे जाके दर्ज कर सकते हो। क्या होता है, अगर फ्यूचर में आपका केस बड़ा हो गया, ओके, तो ये एनसी बहुत काम आती है, कि आज ये हुआ, मैं जाके एनसी किया। तो वहाँ पे आपका नाम, आपका तारीख, एक आपका नाम और जो अगेंस्ट जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम वहाँ पे दर्ज किया जाता है। आपका रिलेशनशिप मेंशन होता है और आप अगर पुलिस को 50 लाइन बता रहे हो, तो पुलिस कांस्टेबल 5 लाइन में वो पेपर भर देता है। दिस इज़ द ओनली एनसी। सो एक बेसिकली कोई भी कंप्लेंट के लिए फर्स्ट एनसी प्रोसीजर इज एनसी। एनसी एनसी दाखल करा तुम्ही, असंच बोलला. एक एनसी, एक नोटेबल रहता है वहाँ पे, उसकी महत्व है, उसका मैंने कहा उसका महत्व है. अब मेरे पास लेडीज़ आते हैं तो उनके 12-12 एनसी रहते हैं. उसी भरोसे, उसी 12 पेपर मुझे इस्तेमाल होते हैं, तभी मैं उनका केस डाल सकती हूँ, कि देखो 12 एनसी हो गए, पोलिसने इसको बुलाया है, पर ये लोग सुधरते नाही आहे, तर आता मला कोर्टाकडनं तुम्ही न्याय द्या. एनसी इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उठो अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कॉल कर सकते हो घर से। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, जो रात को 12:30 बजे एक महिला मुझे मैं फ़ोन आया कि मैडम मेरे बच्चे मैं और मेरा बच्चा हम बेडरूम में बंद है। मैंने कड़ी लावलेली है और अभी हस्बैंड दारू पी के आया है, बाहर तमाशा कर रहा है, तो मैं मेरे बच्चे को कैसे बचाऊँ? मैंने उसको बोला तू उधर के उधर से 103 नंबर या 100 नंबर घुमा। अच्छा, महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पास के पुलिस स्टेशन के एटलीस्ट नंबर लेके रखो। ऐसी ज़रूरत पड़ने पर और वुमेन्स के लिए मेरा मोबाइल ऑलवेज़ ऑन रहता है, क्योंकि किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? तो क्या होता है ना कि पुलिस की गाड़ी तुम्हारी सोसाइटी के आ सकती है, तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम हेल्पलेस हो बेडरूम के अंदर, तुम करोगी क्या? और अगर हस्बैंड ड्रंकन है, तो क्या करोगी? तो ये ना ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं स्नेहा, जो हमें पता होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं बैठ सकते आज के ज़माने में, कि मुझे कुछ भी पता नहीं। लोगों को लगता है मैं बड़ी-बड़ी बातें करूँगा, लोगों को लग जब भी मेरे पास आते हैं लोग, मैडम मेरे पास केस करने के पैसे नहीं है। अरे तू केस मत कर, तू मत कर केस, मुझे पता है, क्योंकि तुम इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो। लेकिन टैकल कैसे करना है, इसकी तो जानकारी ले लो, उसके लिए तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते ना। तो 103 नंबर है, 100 नंबर है ना? अपने एरिया के पुलिस स्टेशन के नंबर हैं, जाके अपने पास रखो फॉर तुमको नहीं लगा, तुम किसी और को दे सकते हो कि नहीं? एक हमारा नज़रिया रहता है, अरे जाने दो उसके घर में तो रोज़ का ही है। अरे वो बात तुम्हारे घर में भी हो सकती है ना? तो ये है, तो महिलाओं की हेल्प करना ज़रूरी है। कभी एक जैसे हम किटी पार्टी करते हैं, कभी ऐसा करो कि जाके पुलिस स्टेशन में जाओ, वो महिला अध्यक्ष कौन है? हमारे लिए क्या है? एक जैसे पार्टी हम करते हैं, ऐसी इंक्वायरी माहिती तुम ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ग्रेट। आप 2023 में एक मॉडर्न वुमन के लिए क्या एडवाइस दोगी?
कि आज देखो 40 की औरतें हैं, मेरे मेरे साथ बहुत सारी लेडीज कनेक्टेड हैं। मैं उन्हें कहती हूँ आई एम हैप्पी कि मैं तुमको आज मैंने एजुकेशन लिया है ना, मैं तुमको कुछ हेल्प कर सकती हूँ, राइट? ज़रूरी नहीं है कि तुम एजुकेशन ही लो, बड़ी डिग्री लो, नहीं, ज़रूरत नहीं है। पर 5,000 तो 5,000 आज कमाओ। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ, एक वो रह गया टॉपिक स्नेहा बताना। देखो मैं एक केस लड़ रही थी वसई में, मेरी मैं वाइफ के लिए थी एज एन एडवोकेट। मैंने पूरी केस की तैयारी की, उसको कोर्ट ने 5,000 रुपए का महीने का मेंटेनेंस भी दिलवाया था। कोर्ट ने मुझे क्या बोला कि इसका मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं भूल ना जाऊं। उसने मुझे कान में आके बोला कि मैडम मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं वहां पे शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट्स बनाए थे, मैंने पूरा केस स्टडी किया था। और मैं वहां पे मैं शॉक्ड हो गई कि इतना मेहनत करने के बाद मैंने भी क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि मैं नहीं थी प्रैक्टिस में, आई वॉज न्यू। उस टाइम से मैंने हर किसी महिला को बोला, शादी में कितना पैसा खर्च करते हो, खुद के लहंगे पे कितना पैसा खर्च करते हो, गहनों पे, कुछ भी करो, पर खुद का मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ। देखो आज एक पर्सन है ना, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो दो दो तीन तीन शादियां कर रहे हैं, दो दो तीन तीन अफेयर्स कर रहे हैं। एट द मोमेंट जब ये तय होगा या ये टाइम आएगा कि इसकी रियल बीवी कौन है, एक पर्सन के 4 सर्टिफिकेट नहीं हो सकते, एक बीवी का एक ही सर्टिफिकेट हो सकता है। तो तुम लीगल उसकी बीवी हो, तुम उसकी पहली बीवी हो, ये तुम नहीं बोलोगी, तुम्हारा सर्टिफिकेट बोलेगा। आज कितने मेरे क्लाइंट्स हैं जो 25-25 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। उनको मैं बताती हूँ, वो लोग सर्टिफिकेट निकालते हैं अभी। तो मेरा ना ये बहुत कंसर्न है लेडीज को, क्योंकि कैसा होता है, लेडीज का नाम चेंज होता है, लेकिन जेंट्स का नाम जब वो पैदा होता है ना, वहां से मरने तक, स्मशान तक उसका नाम चेंज नहीं होता, चाहे वो कितने अफेयर्स करे, चाहे वो कितनी शादियां करे। लेकिन लेडीज का नाम चेंज होता है। अभी तो ऑप्शनल है, आप चेंज नहीं कर सकते, आप दोनों भी रख सकते हो। लेकिन अगर महिला को प्रॉब्लम होती है, अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट उसका नहीं, तो आपने 10th किया स्नेहा, आपके पास सर्टिफिकेट है, हाँ है। कितने आपने आपने 12th किया, आपके पास है, ग्रेजुएशन का है, मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट है। तो इतनी बड़ी लाइफ की शादी का सर्टिफिकेट आपके पास क्यों नहीं है? इसका करेक्ट। नुकसान भुगतती है सिर्फ औरतें। मेरे पास उदाहरण है, इसलिए मैंने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट के टॉपिक को मैं एसएनडीटी में जाके बोलती हूँ। आप डेस्टिनेशन वेडिंग करो, चांद पे जाके शादी करो, अंडर वाटर शादी करो, लेकिन सर्टिफिकेट ले लो कि मैं इसकी लीगल वेडेड वाइफ हूँ। क्योंकि एक पर्सन है ना स्नेहा, 3-3 शादियां करके, एक विरार में बैठा है, एक कांदिवली में बैठा है। क्या करोगी तुम? बताओ। जब कोर्ट कचहरी में मामला जाता है ना, तो मुझे हंसी आती है, राइट? तो ये रियलिटी है। तो ये मेरा महत्वपूर्ण एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। वाओ स्नेहा, आपके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत मजा आया। मैंने ये इतना इंफॉर्मेशन पैक एपिसोड है ना, कि आई एम श्योर कि जो कुछ भी इसे सुनेंगे, जो लोग इसे सुनेंगे, उनको बहुत इंफॉर्मेशन का भंडार मिलने वाला है। नहीं, नहीं, थैंक यू। ये मेरा प्रोफ़ेशन है। प्रोफ़ेशन के साथ-साथ ये मुझे अच्छा लगता है नॉलेज स्प्रेड करना, और जिससे कि लोगों को मदद हो, जिससे कि महिलाओं को मदद हो। आज आज हमको लगता है कि बहुत अच्छी-अच्छी महिलाएँ हैं जिनको पता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम है, उनको पढ़ना-लिखना भी नहीं आता, ऐसी हैं। सो थैंक यू सो मच स्नेहा, आप यहाँ पे आए, आपका वक्त निकाल कर, और ये मेरा मुझे सपोर्ट के लिए मेरा पहला पॉडकास्ट आपने मेरे साथ किया। नो प्रॉब्लम। थैंक यू मुझे भी सो अच्छा मच। लगा ये नॉलेज मेरा शेयर करके, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ, पुरुष भी आज के इसमें अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। देखो कोर्ट कचहरी में आज मैं कहूँगी स्नेहा, हर कोर्ट में टू मच प्रेशर है केस का। एक कोर्ट में आज 70-70, 80 केसेस हैं। एक आप कैलकुलेशन देख लो। रोज के मैटर्स चलते नहीं हैं। तारीख पे तारीख, ओके?
मेरी प्रैक्टिस में आज कम से कम मैंने 24 से 25 मैरेजेस सेव किए हैं, कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं दिए। मैं उनको क्या कहती हूँ, मैंने ऑफ़िस लिया है, आप मेरे ऑफ़िस में आ जाओ। कोर्ट कचहरी में जाना नहीं है, जबकि आपके 2-2 बच्चे हैं, आपके माँ-बाप हैं, आपके सास-ससुर हैं, तो कुछ निकालते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। कोर्ट कचहरी में जाके मैं एज़ एन एडवोकेट ये सजेस्ट करना चाहूँगी, राइट? ये भले मेरी रोज़ी-रोटी है, पर एक ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो मैं हमेशा उनको कहती हूँ और आज ऐसे लॉयर काम करते हैं, ओके? अगर नहीं हो रहा, तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स से शांति से भी आप सेपरेट हो सकते हो, अच्छे से। आज ऐसे भी क्लाइंट्स हैं स्नेहा, जो हस्बैंड वाइफ उनको नहीं जमा, लेकिन दे आर फ्रेंड्स टुडे। उनका सेपरेट हो गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लिया एंड अभी वो फ्रेंड्स है। तो मुझे असं लगतं आहे, की हस्बंड वाईफ मध्ये ते चुकले ना. फ्रेंड्स तर राहिले ना चांगले. बच्चे हैं करेक्ट। और हस्बैंड वाइफ के बाद आप माँ-बाप होते हो, राइट? तो हम राइट। माँ-बाप के फ़ोकस करते हैं ज़्यादा। मैं तो करती हूँ कि उनका उनका फ्यूचर खराब ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरी एडवोकेसी से लोगों को हेल्प करूँ। कोर्ट में मुझे भी पता है कोर्ट की हालत क्या है। कोर्ट का भी प्रेशर ना बढ़े और हमारे पास लोग आके कंसल्टेशन ले लें। तो यही मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यही प्रैक्टिस है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए स्नेहा। यस, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया यहाँ पर, मुझे तो बहुत आया मज़ा। और उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म पर, वो भी एक नए टॉपिक को लेकर जो अपना डिस्कशन पहले ही हो चुका है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच